प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ जानकारी है, यानी दिव्य अवदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। सभी साधन उसके इतिहास का प्रारंभ सैनिक जीवन से ही करते हैं। ज्ञात होता है कि एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय बृहदत्त की उसने धोखे से हत्या कर दी। पुराणों तथा बाणभट्ट के हर्षचरित्र दोनों में इस घटना का उल्लेख हुआ है। पुराणों में सेनानी पुष्यमित्र बृहदत्त की हत्या कर 36 वर्षों तक राज्य करेगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र में इस घटना का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अनार्य सेनानी पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने प्रज्ञा दुर्बल यानी बुद्धिहीन स्वामी बृहदत्त की हत्या कर दी। पुराण, हर्षचरित्र तथा मालविका अग्निमित्रम सभी में पुष्यमित्र के लिए सेनानी अर्थात सेनापति की उपाधि का ही प्रयोग किया है, जबकि उसके पुत्र अग्निमित्र को राजा बताया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का विचार है कि पुष्यमित्र कभी राजा नहीं बना, लेकिन यह असत्य है। इस प्रकार ये तर्क संगत नहीं लगता। हमें ज्ञात है कि पुष्यमित्र ने स्वयं 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसे प्राचीन भारत में राज सत्ता का प्रतीक माना गया है। यानी 184 ईसा पूर्व उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी, और इसी से स्पष्ट है कि उसने राज्यभार ग्रहण किया था। जहाँ तक सेनानी उपाधि का सवाल है, ऐसा लगता है कि दीर्घ काल तक मौर्यों की सेना का सेनापति होने के कारण पुष्यमित्र की ख्याति इसी रूप में अधिक थी, तथा राजा बन जाने के बाद भी उसने अपनी यह उपाधि बनाए रखी। अतः मात्र इसी आधार पर यह प्रतिपादित करना उचित नहीं है कि उसने कभी भी राजत्व प्राप्त नहीं किया था। परवर्ती मौर्यों के निर्बल शासन में मगध का प्रशासन तंत्र शिथिल पड़ गया था तथा देश को आंतरिक एवं बाह्य संकटों का खतरा था। इस प्रकार पुष्यमित्र ने अपने जो राजा थे बृहदत्त, उसकी हत्या कर राजगद्दी प्राप्त कर ली। मालवी का अग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के समय में विदर्भ, जो आधुनिक बरार का प्रांत, यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। यह यज्ञसेन बृहदत्त के सचिव का साला था। उसे शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया। पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या के बाद उसके सचिव को कारागृह में डाल दिया। इस नाटक के अनुसार पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र विदेशा का राज्यपाल था। उसका मित्र माधवसेन था, जो विदर्भ नरेश यज्ञसेन का सचेरा भाई था, परंतु दोनों के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता है कि यह विदर्भ की गद्दी के लिए यज्ञसेन का प्रतिद्वंदी दावेदार था। इस प्रकार जो 184 ईसा पूर्व जो घटना घटित हुई, इससे पुष्यमित्र शुंग मगध की राजगद्दी पर बैठा था। पुष्यमित्र के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना यवनों के भारतीय आक्रमण की है। विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि यवन आक्रमणकारी बिना किसी अवरोध के पाटलिपुत्र के अत्यंत निकट आ गए। इस आक्रमण की चर्चा पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक में मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। अपने महाभाष्य में उन्होंने अद्यतन लंग का प्रयोग समझाते हुए लिखा है कि यवनों ने साकेत पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में स्पष्ट इस आक्रमण का उल्लेख हुआ है, जहाँ बताया गया कि दुष्ट विक्रांत यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा को जीता और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। प्रशासन में घोर अवस्था उत्पन्न हो गई, प्रजा व्याकुल हो गई, परंतु उनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। वे मध्य देश में नहीं रुके। यह निश्चित नहीं कि वह यवन आक्रमण का नेता कौन था। कुछ विद्वान उसका नेता डेमेस्ट्रियो को तो कुछ मेनांडर को मानते। नगेंद्रनाथ घोष के विचार में भारत पर 2 यवन आक्रमण हुए।
प्रथम पुष्यमित्र के शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में हुआ, जिसका नेता डेमेस्ट्रियस था। द्वितीय उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में हुआ, जिसके बाद तत्काल बाद मृत्यु हो गए थे, और उसका नेता था मेनांडर। इसके विपरीत टार्न ने एक ही यवन आक्रमण का समर्थन किया है। इस प्रकार संपूर्ण सवाल इतना ही अधिक उलझा हुआ है कि इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना दुष्कर है। वास्तविकता तो यह कि इतना तो निर्विवाद है कि आक्रमणकारी यवन थे और पुष्यमित्र के हाथों उन्हें परास्त होना पड़ा था। इस प्रकार पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल हुआ। उसके साम्राज्य में अयोध्या तथा विदिशा निश्चित रूप से सम्मिलित थे। अयोध्या के लेख में पुष्यमित्र का उल्लेख है। विदिशा में उसका पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। मालवी का अग्निमित्र के अनुसार विदर्भ का राज्य उसके अधीन था। दिव्य अवदान तथा तारानाथ के विवरण के अनुसार जालंधर तथा साकल सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। इस प्रकार उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र अब भी इस साम्राज्य की राजधानी थी। पुष्यमित्र की शासन व्यवस्था के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। लगता है कि मौर्य प्रशासन के स्वरूप को उन्होंने बनाए रखा। मनुस्मृति के अनुसार यह कहा जा सकता है कि सम्राट अपने देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। केपी जायसवाल का विचार है कि मनु ने राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य का समर्थन करने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया था। मनु के अनुसार बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में स्थित महान देवता होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शासक निरंकुश होता था। व्यवहार में वह धर्म तथा व्यवहार के अनुसार ही शासन करता था। मनु ने प्रजा पालन एवं प्रजा रक्षण को राजा का सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करना की परंपरा चली। वायु पुराण में कहा गया कि पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासक नियुक्त किया। मालवी का अग्निमित्र से पता चलता है कि उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल उपराजा था। अयोध्या लेख के अनुसार धनदेव कौशल का राज्यपाल था। वसुमित्र के उदाहरण से स्पष्ट है कि राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। मालवी का अग्निमित्र में अमात्य परिषद तथा महाभाष्य में सभा का उल्लेख हुआ। यह मौर्यकालीन मंत्री परिषद थी। शुंग काल में यद्यपि पाटलिपुत्र राजधानी थी, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विदिशा का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व बढ़ता जा रहा था। कालांतर में इस प्रकार नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। अब वह पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ। अपनी उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि ने महाभाष्य में वर्तमान लट लकार के उदाहरण बताया कि यह पुष्यमित्रम याज्याम, अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र को 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उसने राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली होगी तो उसने प्रथम यज्ञ किया। दूसरा यज्ञ उसके शासनकाल के अंत में किया होगा। संभवतः इसी का उल्लेख मालवी का अग्निमित्र में हुआ है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एक ओदिव्स यानी नवोदित काश्यप गोत्रीय द्विज सेनानी अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार करेगा, यानी पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा है। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के विवरणों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया गया। दिव्य अवदान से पता चलता है कि उसने लोगों से अशोक की प्रसिद्धि का कारण पूछा। इस पर उसे ज्ञात हुआ कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माता होने के कारण ही प्रसिद्ध है। परिणाम स्वरूप उसने 84,000 स्तूपों को विनष्ट करने की प्रसिद्धि प्राप्त करने का निर्णय लिया। अपने ब्राह्मण पुरोहित की राय पर पुष्यमित्र ने माता बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। वह पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुटराम के महाविहार को नष्ट करने के लिए गया, परंतु एक गर्जन सुनकर भयभीत हो गया और लौट आया। तत्पश्चात एक शत्रुघ्न सेना के साथ मार्ग के स्तूपों को नष्ट करता हुआ, विहारों को जलाता हुआ, भिक्षुओं की हत्या करता हुआ वह साकल पहुंचा। वहाँ उसने यह घोषणा की, जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। तारानाथ ने भी इसकी पुष्टि की कि श्रीमंद्र कृत अवदान कल्पना
अवदान कल्पलता में भी पुष्यमित्र का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया, परंतु बौद्ध लेखकों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने तथा अबुद्धों के अपकार्यों का काल्पनिक विवरण देने की प्रवृत्ति पाई जाती। हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार अशोक के पूर्व बौद्धकालीन जीवन के विषय में ग्रंथ निरर्थक वर्तान करते हैं। इस प्रकार शुंगों की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी मिलता है, और जो भरहुत, वेस्टनी, शुंगनरंजने आदि में खुदा हुआ है। इस समय सांची तथा भरूच के स्तूप न केवल सुरक्षित रहे अपितु राजकीय एवं व्यक्तिगत सहायता भी प्राप्त हो रही थी। यह पुष्यमित्र शुंग की परोपकारी थी। अतः हम पुष्यमित्र को अलग करके केवल उसके उत्तराधिकारियों के काल में उसके निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। यद्यपि इस विषय में हम तय रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र द्वारा बौद्ध सम्राट की हत्या, ब्राह्मण धर्म को राज्यश्रेय प्रदान करने के कार्य और बौद्ध मतानुसार को गहरी वेदना हुई। संभव है कि कुछ बौद्ध भिक्षु साकल में यवनों से जा मिले तथा उन्हीं देशद्रोहियों का वध करने वाला को पुरस्कार देने की घोषणा पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। इस प्रकार पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा बना। उसने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का राज्यपाल यानी उपराजा था। उसके शासनकाल की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में हमें पता चलता है। उसने कुल 8 वर्षों तक राज्य किया अग्निमित्र ने। उसके बाद सुज्येष्ठ तथा वसुज्येष्ठ राजा हुआ, जिसके नाम के अतिरिक्त हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग बहुत ही शक्तिशाली शासक था और वह कुछ शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता था। इसके शासनकाल में पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की और इस प्रकार इसका जो पुत्र था अग्निमित्र, उसका जो वंशज था अंतिम शासक देवभूति 10वां, उसने 10 वर्षों तक राज्य किया और अत्यंत विलासी शासक हुए। उसके अमात्य वसुदेव जो कण्व वंश के थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। देवभूति की मृत्यु के बाद शुंग राजवंश की समाप्ति हुई और अगला जो राजवंश है वह है कण्व। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पोषक रहा और बौद्ध धर्म का जो संहारक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और इसने अनेक जो स्तूप थे उनको विनष्ट किया।